नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बजरी और स्टोन निकालने की होड़ भूगर्भीय हलचल को दावत दे रहा है। कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खनन के बाद मलबे से सैकड़ों फीट ऊंचा पहाड़ बन गया है। जानकर भविष्य के लिए इसे बड़ा खतरा इसे बता रही हैं और उनकी माने तो मलबे के पहाड़ से डेजर्ट इकोसिस्टम में बदलाव हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में अभी ज्यादातर लो डेंसिटी भूकंप वाले इलाके हैं और खनन से जमीन के किसी एक पॉइंट पर दबाव बढ़ रहा है। गहरी खदान से कई जगहों पर जमीन अंदर से खाली हो चुकी है। ऐसे में लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में शिफ्ट हो सकता है। ऐसा अगर हुआ तो जमीन धंसने, दरकने या फिर कंपन जैसी घटनाओं के साथ साथ इलाके की भूगर्भीय स्थिति भी बदल सकती है। ये मानव निर्मित मलबे का पहाड़ आसपास के इलाके के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अब खनन क्षेत्रों में जो मलबों का पहाड़ बन रहा है वो हादसों को दावत दे रहा है और इससे आगे परेशानियां बढ़ सकती हैं। रोबर्स इकोनॉमी भी कहते हैं माइनिंग को। इसमें दो पहलू होते हैं माइनिंग से। एक तो होता है प्रदूषण का पहलू और दूसरा होता है भू असंतुलन का पहलू। तो माइनिंग की एक्टिविटीज़ में, चाहे वो किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज़ हो, बहुत सारी मशीनरीज़ का इस्तेमाल होता है, गाड़ी घोड़े तमाम तरह की चीज़ों का, और फिर उससे बहुत सारे मटेरियल्स बाहर निकलते हैं, तो उससे कई तरह के प्रदूषण होते हैं। दूसरी जो समस्या है खासतौर से जब जहाँ भी माइनिंग होती है, खासतौर से हमारे झालावाड़ में जो हम देखते हैं कोटा स्टोन की माइनिंग, तो एक तरफ बहुत गहरी खाइयाँ पत्थर निकालने की वजह से बना दी जाती हैं और दूसरी तरफ उनसे निकलने वाले मलबे का एक कृत्रिम पहाड़ तैयार कर दिया जाता है। तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि पहले जो ज़मीन हमारी लेवल थी उसको खोद के गहरी खाई बना दी गई और एक जो है वो कृत्रिम पहाड़ बना दिया गया। उससे कहीं ना कहीं जो भूगर्भीय संतुलन है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो कई बार असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हो सकती है और कभी कभी भूकंप जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं अगर ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए होना ये चाहिए किसी भी माइनिंग एरियाज़ में कि जब आप वहाँ से कोई भी खनिज निकाल लें या स्टोन निकाल लें तो उसके बाद वापस उसको रिक्लेम करें, उसको वापस गड्ढे को भरें और उस पर प्लांटेशन करें। ये एक बेहतर तरीका उसका हो सकता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के खनिजों, विभिन्न प्रकार के पत्थरों का खनन किया जाता है। जानकारों का कहना है कि जब खनन होता है, बड़ी खनन गतिविधि के कारण ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खाली हो जाता है। वहीं खनन के दौरान जो वेस्ट निकलता है उसके पहाड़ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में ज़मीन पर असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना विशाल एक पहाड़ खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इस पहाड़ की तो ये पूरा पहाड़ मानव निर्मित है। निचले हिस्से में मैं आपको दिखाना चाहूँगा पानी की एक बड़ी झील बन गई है। ये झील उस खनन की बदौलत बनी है जो यहाँ से किया गया है। यहाँ पर खाने चला करती थी जहाँ से पत्थर निकाल लिया गया और ये पीछे जो मलबे का पहाड़ नज़र आ रहा है ये इसी खान से निकले हुए मलबे का पहाड़ है। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जहाँ खनन हुआ करता था वहाँ पर एक विशाल का गड्ढा है जिसकी गहराई नापे जाना भी मुश्किल है। लंबाई भी इसकी काफ़ी बड़ी है। प्रदेश की जो चुनिंदा झीलें हैं अगर उनसे इसकी तुलना की जाए तो कई झीलों से बड़ी ये कृत्रिम झील यहाँ पर बन चुकी है। इसके अलावा लाखों करोड़ों टन का एक पहाड़ यहाँ लग गया है जो अपनी जगह से हटा हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब हमने भूगर्भ विज्ञानियों से, भूगर्भ शास्त्रियों से पूरे मामले में बात की तो एक बेहद रोचक तथ्य निकलकर सामने आता है। भूगर्भ शास्त्री बताते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से संतुलित है। ऐसे में जब इतने बड़े इलाके से पत्थर को निकाल कर दूसरी जगह ले जाया जाता है, ये इलाका खाली हो जाता है या जो जगहें खाली हैं उन पर इस खान से निकले मलबे के ढेर लगा दिए जाते हैं तो भू असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, यानी कहीं ना कहीं ज़मीन असंतुलित होती है। भूगर्भ शास्त्री और भूगर्भ विज्ञानी कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से ऐसा हो। आंशिक तौर पर भी ऐसे मामले देखने में आते हैं, आंशिक तौर पर भी ऐसे लक्षण दिखते हैं जिनके कारण भूमि में असंतुलन पैदा होता है और उसी के परिणाम स्वरूप भूकंप जैसी भूगर्भीय घटनाएं घटित होती हैं, जो आने वाले समय में यदि इन चीज़ों को संतुलित नहीं किया गया, इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो और बढ़ सकती हैं और मानव सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती हैं। तो खनन का वेस्ट भूगर्भीय इफेक्ट ला सकता है और परेशानियां इससे बढ़ सकती हैं। एक बड़ा
मुद्दा है ये जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी हैं, माइनिंग एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर। नरेश चंद्र पंत है हमारे साथ, रिटायर्ड प्रोफेसर IIT के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर SR जाखड़ हमारे साथ, रिटायर्ड प्रोफेसर जियोलॉजी के जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मनोज सिंह हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं, आपका भी स्वागत है सर। कैलाश मीणा जी हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत कर लेते हैं नरेश जी आपसे। जिस तरीके से मलबे का ये पहाड़ बनता जा रहा है और भूगर्भीय अफेक्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है, इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आगे मुसीबतों को ये दावत दे रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं और इस तरीके से छेड़छाड़ करते हैं कि जिसको कहते हैं नॉन सस्टेनेबल तरीके से छेड़छाड़ करते हैं, तो इस तरह के खतरे जरूर पैदा होते हैं। तो जब माइनिंग जो हम देखते हैं, जैसे ज्यादातर ओपन कास्ट माइनिंग देख रहे हैं हम राजस्थान में, तो उनमें इन चीजों की संभावना जैसे हम देख रहे हैं वैसा होती है। मगर मैं दो बातें कहना चाहूंगा जी। एक कि इसको मैं दो अलग तरीके से देखना चाहूंगा कि एक जो बड़ी माइनिंग है, जो मेजर मिनरल्स की माइनिंग है, उसमें इसका कुछ उपाय किया जाता है, यानी माइनिंग रेगुलेशंस या रेगुलेटेड माइनिंग होती है। मगर जो छोटी माइंस होती हैं, जैसे 100-200 फीट के गड्ढे, या उसमें कोई रेगुलेटेड नहीं होती। मतलब वो लीज मिली और वो शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट जो DGM या डिपार्टमेंट्स हैं, जो खनिज वाले डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास उनकी लिस्ट भी नहीं रहती। आप सच्ची बात देखेंगे, अगर उनके वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो पूरी लिस्ट भी नहीं होती। तो जो अनरेगुलेटेड माइन है, उनसे मुझे लगता है कि परेशानी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए शुरू से समाधान किया ही नहीं जाता। तो मैं इसको दो अलग अलग तरीके से मुझे लगता है इसे हम दो अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए कि जो रेगुलेटेड माइन है उसमें तो हमारा कंट्रोल है ना कुछ में। कोई भी माइनिंग पूरी तरह से सस्टेनेबल तरीके से नहीं हो सकती। यानी कि पृथ्वी का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बट इसका ये मतलब नहीं है कि माइन बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जैसे हम हैं उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है वो भी होती रहेंगी। तो जो बीच का या मध्यम मार्ग और बुद्धा जिसको कहते हैं कि हम सस्टेनेबल तरीके से उसे करें या रेगुलेटेड तरीके से करें, उसकी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आशीष जी, इस पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। जिस तरीके से डेजर्ट इकोसिस्टम में बदलाव हो रहा है, खनन प्रक्रिया बढ़ती जा रही है और मुश्किलें इससे ज्यादा बढ़ रही हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे भविष्य में इससे कितना गहरा संकट सामने नजर आ रहा है? ये जिन्होंने अभी बोला उनकी बात से मैं सहमत हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, यानी कि द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत ही जरूरी है आज की तारीख में। लेकिन हम एक तरफ तो कहते हैं हमें रेवेन्यू चाहिए, एक तरफ चाहिए हमें ह्यूमन का डेवलपमेंट भी चाहिए और माइनिंग भी चाहिए। माइनिंग से सारी चीजें हमें मिलती है। तो अब एक तरफ कह रहे हैं कि आप कृत्रिम झील बन गई, हमें वाटर कंजर्वेशन भी करना है और झील बनाकर वाटर कंजर्वेशन भी करते हैं। अब जहां तक डम की बात है, डम देखिए, जब भी आप मिनरल आप निकालेंगे तो वेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, और वेस्ट को डम करना, अगर मैं माइन ओनर की तरफ से आपसे प्रैक्टिकली बात करूँ तो माइन ओनर भी ये कहेगा उसको जगह चाहिए, और जगह चाहिए, वो भी नहीं चाहता कि एक अनयूज जो लैंड है उस पर वो डाले। वो जब हम माइनिंग करते हैं, एक माइनिंग इंजीनियर में बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे माइनिंग हम आगे बढ़ते हैं तो बैक फिलिंग हम करते जाते हैं। ये हमारी माइनिंग पॉलिसी में भी है, राजस्थान मिनरल कंजर्वेशन रूल्स में भी है। हाँ, बशर्ते ये कि कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी हमें पॉलिसी में दे रखा है। और हम ये चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, वो सब माइनिंग सेक्टर में वो इस चीज को
आगे से आगे बढ़ाएं और कैंपेन करें कि भाई आप सिस्टमेटिक माइनिंग करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। केवल जागरूकता की बात है, वैसे ऐसा कोई विशेष बात में है समझता नहीं। ये बिल्कुल आपने सही कही कि जागरूकता की बात है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर जाखड़, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए जो बेपरवाही खनन में देखने को मिल रही है, मलबे के पहाड़ बनते जा रहे हैं, लेकिन इस पर संबंधित अधिकारियों की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस पर अभी फोकस करने की जरूरत है, लेकिन ये बेपरवाही एक मुश्किल चुनौती आगे सामने खड़ी कर सकती है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे मलबे के ढेर होते जा रहे हैं माइंस में, और जो उनसे होने वाले नुकसान, कल को वो ढह भी जाते हैं तो भी ये दोष जो है अपना है, अपन ही लोग है। जैसे अर्थक्वेक आता है और अर्थ हिलती है, तो जो स्ट्रक्चर अपने बना रखे हैं उनसे अपने को नुकसान होता है, अर्थक्वेक किसी को नुकसान नहीं करता है। ऐसे ही अपन अगर इस तरह अनसिस्टमेटिक अगर माइनिंग करके रखेंगे, लॉस होगा, इसका लीचिंग वगैरह जाएगा, ग्राउंड वाटर खराब होगा, फ्लो में जाएगा कहीं पे भी। पर माइंस वालों को भी एक कोई जगह आपको देनी पड़ेगी जहां उनको सिस्टमेटिक तरीके से डंप किया जा सके। और कुछ खनन मटेरियल ऐसा होता है कि दूसरी एजेंसी उसमें टाई अप करके वो दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे एक लाइमस्टोन की माइनिंग होती है, एक जो है SMS ग्रेड होता है लाइमस्टोन, विच इज यूज्ड एज द स्टील मेल्टिंग शॉप, तो वो हाई ग्रेड का होता है। पर उसमें अगर लो ग्रेड का मिलता है, दैट कैन बी यूज्ड बाय सीमेंट फैक्ट्रीज। तो ऐसे आपस में कुछ अगर चीजें हैं तो वो भी करनी पड़ेगी, ताकि जो है आपका लॉस भी नहीं हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हो। इस तरह मलबे को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो नहीं यूज किया सकता है उसको ऐसी जगह डंप करके फिर उसमें प्लांटेशन वगैरह किया जाए तो ठीक रहेगा। ये बहुत सही बात आपने कही है सर, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मनु जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खनन में बेपरवाही हो रही है, भूगर्भीय हलचल पर ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, क्योंकि इससे भूगर्भीय परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है और एक बड़ी टेंशन लोगों के सामने है। ऐसे इलाके में सरवाइव करना, चूंकि इससे काफी परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं, इलाके की बनावट पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। जी देखिए, खनन की जहां तक मैं बात करूं तो अगर वो रेगुलेटेड रहता है तो उससे संकट नहीं होता, क्योंकि रेगुलेटेड खनन में जो उसका अपशिष्ट भी निकलता है उसका जो निस्तारण होता है वो भी वैज्ञानिक तरीके से जी। जब भी कोई अपशिष्ट का निस्तारण आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, प्रकृति के मूल्यों के साथ समन्वय बिठाकर करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। राजस्थान में जो दिक्कत है वो रेगुलेटेड माइनिंग की नहीं है। एक तो जो बेपरवाह आपने बोला, यानी अनरेगुलेटेड माइनिंग, अनरेगुलेटेड खनन, और साथ ही साथ राजस्थान में 1:10 रेशो के हिसाब से अगर आप देखें तो इलीगल माइनिंग भी चल रही है, वनों के अंदर चल रही है। मैंने पहले शो में भी आपके बताया था कि जो हमारे अभयारण्य है उनके कोर एरियाज तक में चल रही है, पेड़ों का कटाव हो रहा है, वन्य जानवर जो हैं, जो संरक्षित हैं, उनकी हत्याएं हुई। अभी 3 साल पहले ही भीलवाड़ा में ऐसे ही एक पहाड़ से, क्योंकि होता क्या है जब अनरेगुलेटेड होता है तो वहां से सामान निकाला जाता है और उसका मलबा जो है उसके लगभग 1000 पहाड़ जो है वो कोटा, भीलवाड़ा, इस सब इलाके में बनते हैं। 1000 उनमें से 275 पहाड़ ऐसे हैं जो 500 फीट से बड़े हैं। अब अगर भूगर्भीय घटना से हम देखें तो पिछले 40 साल से ये हो रहा है। और कोई भी रेगिस्तान, विश्व में कोई भी रेगिस्तान जो होता है वो एक समतली भूमि पर स्थित होता है, जिसकी वजह से भूकंपीय दृष्टि से, यानी भूकंपीय प्लेटों की दृष्टि से उसे हम लो डेंसिटी जोन में कहते हैं। हाल ही में डूंगरपुर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आई है जिसमें हमें पता चल रहा है कि एक जगह से जहां से निकाला गया वहां पे पानी भर गया है। हाँ। यानी एक जगह तो भूमि से नीचे चला गया है और एक जगह 500 फीट का पहाड़ बन गया है। तो ये जो समतलीकरण था ये भी प्रभावित हुआ है। दूसरा, भार बढ़ गया है। हाँ। एक जगह मलबे का भार हो गया, दूसरी जगह पानी जो भरा है उसका भार हो गया है। 40 साल में वो मीडियम टू हाई डेंसिटी की भूकंपीय प्लेटों की घटना में वो इलाका परिवर्तित हो गया है, जिससे आने वाले समय में अगर भूकंप आते हैं तो वो तीव्र उससे आएंगे। देखिए, लो डेंसिटी में भूकंप आते हैं लेकिन वो 1.52 तक से सीमित रहते हैं, और जब हाई डेंसिटी के हो जाते हैं तो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। यानी
जानो माल को खतरा अधिक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैलाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या है ये, लेकिन जागरूकता लोगों की इसमें कितनी जरूरी है? क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ऐसी समस्याओं से आगे परेशानियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल तो अभी ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही, लेकिन आगे आने वाले समय में लगातार इस तरीके से खनन होता है तो मुश्किलें आगे और ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, पिछली सीएजी की रिपोर्ट है, वो ये भी ये कहती है कि माइनिंग से इतना इलीगल माइनिंग हुआ, वो पैलेंट। अभी पिछले दिनों सरकार ने एक स्कीम लाई, एमनेस्टी स्कीम, उसमें दिखाने के लिए पेनल्टी लगाई और उनको 97% तक माफ कर दिया। अब सरकार खुद ही प्रोत्साहन देगी इस तरह की चीजों को, तो फिर ये अब बढ़ेगा ही। इसमें माइनिंग रूल्स में है कि आप कैसे इसमें माइनिंग करेंगे, कहाँ एक्सप्लोजिव कितना यूज करेंगे, उसके बाद आपका वेस्ट है उसको कैसे होगी, माइन ओपन नहीं छोड़ेंगे, उसको कैसे दोबारा करेंगे। ये आपका जो माइनिंग प्लान होता है उसमें सब चीजें लिखी होती है। अब आप देखिए, अगर इसमें सख्ती होती तो लगातार इसमें इतने बड़े पैमाने में छूट देके हम प्रोत्साहित कर रहे हैं करने को। बिल्कुल, जैसे मनु जी ने कहा कि 1:10 का रेशो है, तो अपने आप में वहां पूरा सिस्टम आपका खड़ा है और उसमें 1:10 के रेशो में ये हो रहा है। अब देखिए, पिछले हीट वेव में देखना आप, जो ये अरावली में इस तरह की माइनिंग की वजह से, इस तरह से डंपिंग की तरफ से जो धूल उड़ी, जो हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, बहुत लोगों में चर्चा हुई। हमने 18 से 20% अरावली खत्म कर दी और इस तरह के आर्टिफिशियल क्रिएट कर दी। आप राजसमंद में देख लीजिए, जो गर्मी के मौसम में वो डस्ट उड़ती है, जो डंप इनका उड़ता है, उसकी क्या हालत है। आप इधर अलवर में देख लीजिए, नीमका थाना में देख लीजिए, उनकी हालत ये है कि इससे जितनी गंभीर बीमारियां, सिलिकोसिस जैसी ये डस्ट उड़ती है, इनका डंप जो है वो उड़ेगा तो उनका जो वहां के स्थानीय जीवन है उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब पानी के जो स्थायी स्रोत थे, बहाव क्षेत्र थे, वो बाधित करके आपने आर्टिफिशियल क्रिएट कर दी, तो इससे भूगर्भीय स्थिति तो खराब है ही। धरती में पानी है, अभी पूरे राजस्थान में जहां जहां माइनिंग एरिया है उसमें पानी के साथ नाइट्रेट की क्या स्थिति, नाइट्रेट खतरनाक स्थिति में आ रहा है, और क्लोराइड जो है, कितनी जब भयंकर बीमारियां फैल रही। लेकिन हम रेवेन्यू, अब मैं इससे सहमत नहीं हूं हमारे साथियों के, उससे कि रेवेन्यू भी कितना नाम मात्र का। आप डेवलपमेंट का तरीका इजाद करिए, आपके वैकल्पिक, पूरी दुनिया में वैकल्पिक मकान बनाने के तरीके हैं, आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के तरीके हैं, आप सड़क, जितना भी आपका विकास की अवधारणा है उसको थोड़ा व्यवस्थित करिए। बिल्कुल सर, आप ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से अगर माइनिंग का भी काम होता है तो आगे भविष्य में खतरा नहीं बढ़ेगा। आशीष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डेजर्ट इकोसिस्टम में बदलाव एक बड़ी चुनौती आगे भविष्य के लिए है, आपसे हम ये समझना चाहेंगे आगे समस्याएं कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर ये अवैध खनन का काम नहीं रुकता है तो? किसी भी अवैध खनन या कोई भी ऐसी परिस्थिति जिससे ह्यूमन एनवायरनमेंट को जो लॉस हो रहा है, उसके लिए पहले हमें पर पूरे डेटा हमारे पास होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूंगी, जीआई सर्वे कराना चाहिए पूरे राजस्थान का, जहाँ जहाँ माइनिंग एरिया है, और उससे हमें डाटा मिलेगा कि हमारे पास डंप कितना पड़ा हुआ है। अब बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास। नरेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अवैध खनन की हम बात कर रहे हैं, लगातार अवैध खनन की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, संबंधित अधिकारियों ने भी अपना पल्ला झाड़ रखा है और आगे की जो चुनौतियां हैं वो सामने हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक बड़ी परेशानी लोगों के लिए ये बनती जा रही है। हेलो, जी, जो राजस्थान पूरे डाटा हमारे पास आ जाएंगे कि कितना डंप पड़ा हुआ है, किस किस तरह की माइनिंग हमारे पास, कहाँ कहाँ हमारे पास पानी जमा है। तो उसमें जो एक्सपर्ट की टीम लीजिए, जैसे रेवेन्यू टीम हो गई, जियोलॉजिस्ट हो गए, एनवायरमेंट हो गए, उन सबको साथ में लेके कि आगे हम क्या प्लान कर सकते हैं, इस वेस्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं, या नया ऑक्शन एरिया है, जैसे नए ऑक्शन में माइन से दी जा रही है, तो उनका वेस्ट जो पुरानी माइन से वहां पे फिलअप किया जाए, ताकि ये पार्ट जनरेट ही नहीं हो। समस्या से हम बीमारी को पैदा करें।
बीमारी पैदा होगी उसको हैंडल करना मुश्किल है। हम बीमारी पैदा होने नहीं दे, हम यही चाह रहे हैं कि वो डम को पैदा ही होने नहीं दे और वो जो पुरानी माइंड है उनमें बैकफिल करते रहिए। ऐसी पॉलिसी लेके आए ताकि उन्हें कोई फायदा हो, रेंज फायदा हो, सब फायदा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। नरेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, बीमारियां बढ़ रही हैं, इससे आगे भविष्य में खतरा बढ़ रहा है, लेकिन गाइडलाइंस जो हैं खनन को लेकर उसका पालन नहीं किया जा रहा है। राजस्थान के कई ऐसे जिले जहां पर ये समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर इस पर संज्ञान लेने की अभी कितनी ज्यादा जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको वैसे मनु जी और कैलाश जी ने कुछ बातें बताई, उसी सिलसिले में एक दो बातें और, जैसे कई साल पहले का मैंने डाटा देखा था, चित्तौड़ में जो मार्बल की माइन हो रही थी, उसी में 25 फीट जो ग्राउंड वाटर लेवल से 400 फीट नीचे चला गया था। तो अब जो हम भूकंपन की आप बात करते हैं, जैसे इतना अगर पानी वाटर टेबल नीचे चला जाएगा तो पोर प्रेशर से उसके कारण भी अनस्टेबिलिटी आ सकती है, वो तो एक अलग बात है। मगर दूसरी बात जो आपने कही बीमारी की, जैसे सिलिकोसिस का जिक्र हुआ, अरे वो माइनिंग में आप कहीं भी चले जाइए, वो केयर नहीं की जाती कि वेट माइनिंग हो, यानी उस पानी से उस धूल को ज्यादा ऊपर ना आने दिया जाए, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। तो सवाल ये है कि इस तरह की, जैसे मनु जी ने एग्जांपल दिया फॉरेस्ट एरिया में, आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ही खत्म कर देते हैं जब माइन करते हैं, बिना केयर किए कि जो जिन पेड़ों को हम नष्ट कर रहे हैं उनको हम रीग्रो करेंगे। तो तरीका तो है, जैसे मैंने कहा पूरी तरह से सस्टेनेबल माइनिंग नहीं होगी, बट तरीका है जिसमें 80-90% आप उस को रोक सकते हैं। इन सब में सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, कि हमारे हर इसमें ऑन पेपर तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, बट एक्चुअल में जो स्टेक होल्डर है, मेजर जो कम्युनिटीज हैं जो इनसे इफेक्ट होती हैं, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो और चीजों से हो, पानी या और चीजों से हो, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमल होता है या दिखाने के लिए होता है। तो अगर हम रेगुलेटेड तरीका करें, जो रेगुलेटेड तरीका है वो अभी ज्यादा कागजी है, यानी कि उसका कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, उसको आज के जमाने में मॉनिटर करना मुश्किल नहीं है। आज का ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी रिमोट सेंसिंग अवेलेबल है, बहुत तरीके से उसको कर सकते हैं। उसी तरीके से जो ये बीमारियां हैं उनके लिए भी तरीके हैं जिससे उनको कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती जो अभी बनती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर जाखड़, देखिए तमाम परेशानियां बढ़ रही हैं, कृत्रिम झीलें बन रही हैं खनन की वजह से, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है प्रकृति के लिए आगे भविष्य में आने वाली, लेकिन इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। बावजूद इसके इसे इग्नोर किया जा रहा है और समस्याओं को आगे और न्योता दिया जा रहा है, ये तो काफी मुश्किल हो जाएगी। ये जब माइनिंग होती है तो जो मलबा निकल रहा है उसको पीछे जो पिट बनते हैं, जो खड्डे हैं माइनिंग के थ्रू, तो उनको फिलअप करते रहना चाहिए। और जहां तक जो है अनस्टेबिलिटी, क्रस्ट के अनस्टेबिलिटी की बात है, ये सारे लोकल इफेक्ट होंगे। अगर कल को अपन, जैसे अरावली माउंटेन है, यहाँ अगर खनन हम करें ही नहीं तो भी ये हर साल 1-आधा सेंटीमीटर इरोजन वेदरिंग के थ्रू कम होता जा रहा है, तो सारा मलबा जो है नदियों के द्वारा अल्टीमेटली समुद्र में जाएगा। अगर करोड़ों वर्ष किसी की उम्र होगी तो यहाँ पे फ्लैट भी होगा। ऐसा होता है यहाँ भूविज्ञान के अंदर। तो इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर लोकली जो है एट प्रेजेंट टाइम तो वो आपके एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये है कि एक तो जो भी लोग हैं एक्चुअली वो लॉ से ही डरते हैं, क्योंकि मोरली इतने साउंड नहीं मिलते अपने को। अपने सिटीजन होने चाहिए, गुड सिटीजन्स, वी आर लेकिंग इन दैट वन। तो इसलिए अगर वो ऑटोमेटिकली फॉलो करें, उनको सबको समझ में आता है ये बिल्कुल सही कहा, पर्यावरण को कैसे नुकसान कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, तो वो तो सबसे बढ़िया है, पर इसकी फीलिंग करते रहना चाहिए। ये जानकारी सभी को है, लेकिन इस पर काम कोई नहीं कर रहा है। मनु जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी में शिफ्ट हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या आगे भविष्य में देखने को इससे मिल सकती है? देखिए, मैं क्योंकि पर्यावरण पे काम करता हूँ, मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि हम क्या करते हैं, जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो समग्र चिंतन होता है, समग्र एक अवधारणा होती है, और साथ ही साथ जितने भी वैज्ञानिक मापदंड है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए,
उसमें लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम वो समग्र चिंतन, समग्र विकास की अवधारणा वो कहीं हम बिसरा देते हैं। तब हम उसे टुकड़ों में देखने लगते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सारी समस्याएं अभी हम झेल रहे हैं, चाहे पेड़ों का कटाव हो, चाहे अनियंत्रित खनन हो, चाहे जो पशु पक्षियों के साथ व्यवहार हो, उनका भटक जाना, उनका मानवीय इलाकों में ह्यूमन एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट होना हो, चाहे हर मौसम जो है वो त्रासदी के रूप में जो आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें अपनी विकास की जो अवधारणा है उसको वैज्ञानिक मापदंडों के साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी के ओर नहीं बल्कि इकोलॉजी की ओर भी। उसमें जो हमारे पुरातन मूल्य है, यानी प्रकृति के सानिध्य के साथ विकास हो तो विकास की अवधारणा रहेगी। नहीं तो जैसा कैलाश जी कह रहे थे, वो विनाश की अवधारणा बन जाएगी। बिल्कुल यही मेरी अपील है हमारी बात है सामाजिक चेतना से और राजनीतिक चेतना से। बिल्कुल। कैलाश जी, आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे, 10 सेकंड में सर जवाब दीजिएगा, जिस पर हम चर्चा करें। गंभीर समस्या है, इसमें लोगों को जागरूक करना, संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करना कितनी जरूरी? नहीं, बिल्कुल हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास नीचे ग्राउंड पे स्टाफ मौजूद है और हमारे पास सैटेलाइट वगैरह पूरा सिस्टम है। अगर हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे, कुछ लोगों की जवाबदेही तय होगी तो फिर आगे से ये नहीं होगा। और उन्होंने जिन लोगों ने ये गलत किया है उन लोगों को माइनिंग से अलग करिए, दोबारा उनको मत दीजिए माइनिंग, और उनको अलग हटाइए। और नए वैज्ञानिक तरीके से जागरूकता के साथ साथ सख्ती की जरूरत है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी आबादी के साथ एक उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को ये दिक्कत होगी, हमें समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ थे, नरेश चंद्र पंत हमारे साथ थे, डॉक्टर SR जाखड़ जी थे हमारे साथ, मनु सिंह हमारे साथ थे और कैलाश मीणा जी हमारे साथ जुड़े थे। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।